नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच चित्रकूट विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार जी मौजूद हैं। तो स्वागत है गहरवार जी आपका। धन्यवाद। गहरवार जी, आपने चित्रकूट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला। चित्रकूट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी न आपके पहले कभी जीती और न आपके बाद कभी जीती। आखिर आपने ऐसा क्या किया था कि भारतीय जनता पार्टी का चित्रकूट से खाता खुला? जब पहली बार आप जीते थे तो लोगों को सहज में ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चित्रकूट से भी भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। तो ऐसा आपने क्या किया था जो चित्रकूट से आप पहली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आपने ये सीट डाली थी? एक तो हमारा परिवार आज़ादी आंदोलन से जुड़ा हुआ परिवार है। महाजन गोली कांड में प्रमुख परिवार था। महाजन हिनौता तालाब के एक पार हिनौता जी, वो तो हरिजन बस्ती थी, वहीं तो बैठक हमारे यहाँ होनी थी और जा ही रहे थे तभी ये घटना घटी। उस पर जाना अभी उचित नहीं है, कभी बात करेंगे जी। तो लेकिन हमारी विधानसभा का चर्चित परिवार था, प्रतिष्ठित परिवार था। एक तो वो, दूसरा रामानंद सिंह भी, उनके साथ भी लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। फिर रामदास जी भी काम किए कुछ, तब भी काम करने को अवसर मिला। फिर मैं 2000 में जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हुआ, तब खूब धूमधाम से और खूब जी जान लगा के काम किया पूरे क्षेत्र में। नानाजी देशमुख थे, उनका भी कोई छोट-फुट कोई भी कार्यक्रम होते तो बुला लेते थे। उससे लगातार पूरे क्षेत्र में परिचय बढ़ता चला गया। मेरे नानाजी के साथ, नानाजी देशमुख जी के साथ में रह करके मैं बहुत सारी चीज़ सीखने का प्रयास किया जी। लेकिन दो चीज़ें मुझे समझ में आई जी। उस क्षेत्र में काम करने के लिए। जी। पहली शिक्षा, दूसरा पानी, मुझे कंठस्थ हुए। जी। और मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन की प्राथमिकता यही थी कि बिना शिक्षा के ये क्षेत्र तो बहुत पीछे ही है जी। कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता बिना शिक्षा के। जी। इसलिए शिक्षा में, चूँकि जिला पंचायत में मैं जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी रहा और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष होने के नाते पदेन अध्यक्ष था मैं जी। तो जितना शिक्षा के क्षेत्र में मेरी समझ थी, खूब काम करने का प्रयास किया। बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। बिना पढ़े लिखे से, बिना समझदार होने से देश और समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और विवेक नहीं फैल सकता। व्यक्ति में खुद निर्णय लेने की क्षमता नहीं विकसित हो सकती जी। इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। दूसरा पानी, और पानी के लिए उस समय भी जितना काम कर सका है करने का प्रयास किया। उस समय चूँकि कांग्रेस सरकार थी जी, तो पानी के लिए भी और जगह जगह तालाब बनवाना, पानी रोकने के लिए काम करने का, और कोई व्यवस्था सुधारने के लिए थोड़ा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है जी। कांग्रेस के टाइम इतनी लचर व्यवस्था थी, उस लचर व्यवस्था को थोड़ा शक्ति करके और काबू में लाने का, राह में लाने का काम किया। कई बार क्या है तो देखिए, पुरानी जो व्यवस्था थी वो दुर्व्यवस्था के रूप में थी जी। और उससे लोग ऊब गए थे। इसलिए जो मेरा सख्त काम का, बिना शक्ति के परिणाम मूलक काम परिणाम नहीं आएंगे। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पानी हो, किसी भी क्षेत्र में सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो काम करना नहीं चाहते और लोग उससे ऊब चुके थे। तो जो दूसरी व्यवस्था लॉन्च करने का प्रयास किया मैंने, वो लोगों को अच्छा लगा जी। और वो चुनाव जिताए। लेकिन आप जब एक बार विधायक बन गए, ना आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहाँ तक कि लोगों के बीच से ये सुनने को आया कि आपकी जो वेतन मिलती थी उससे आपने गरीब बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। इसके बाद भी आप चुनाव क्यों हार गए? मैं जो काम करने की मेरी जो गहराई थी जी, वो गहराई वो वहाँ के लोग समझ नहीं पाए जी। और मैं तो उनके गरीब को देख करके और उनके असहायपूर्ण जीवन को देख करके जी व्यथित हो जाता था जी। और तभी मुझे लगता था कि यहाँ क्या करना चाहिए। तो लगता था कि बच्चे पढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें। जी। जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, और पूर्व विधायक जी जो थे वो उनको पालतू टाइप बनाए हुए थे, टुकड़े पापा के टुकड़े पा करके, टुकड़े उससे आगे देखे नहीं तो कुछ न टुकड़े से जी। तो टुकड़े पर ही राजी हो जाते थे। मुझे कुछ हो तो शिक्षा के लिए मैंने ध्यान दिया। दूसरा, किसान वहाँ बेरोजगार लड़के बम्बई, सूरत, गुजरात कहाँ भाग भाग के जाते हैं। तो यदि पानी होगा तो खेती करेंगे। खेती करेंगे तो रोजगार के अन्यान्य
अवसर उपलब्ध हो। हाँ, उपलब्ध। जहाँ आज हम गेहूं धान भी करते हैं या छोटे मोटे सूखी खेती करते हैं, कल गन्ना भी लगा सकते हैं, कल बड़े तालाब बनवाने का, जो बांध बनवाने का आशय था कि मछली पालन का भी हो सकता है। जहाँ बांध बनवा रहा हूँ, वहाँ गौशाला भी हो, बैलशाला अलग हो, गौशाला अलग हो। जहाँ गौशालाएँ हों वहाँ अच्छे नस्ल के, अच्छी प्रजाति के बैल हों। आने वाली 2-3 पीढ़ी में जनरेशन सुधर जाएगी। ये जनरेशन जब ज़्यादा दूध देने वाली आ जाएगी तो ये जो वहाँ की जो हाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, हाँ, वो जो दूर गरीबी है तो वो कम होगी। दूसरा, जो इनसे कुछ न मिलने के कारण गांव की अनुपयोगिता, क्योंकि अब जो मेन पावर था आदमी से जो काम करने की, खेती में भी जो व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे मशीनें लेती चली जा रही हैं। अब उन गाय वालों को कोई उपयोग नहीं बनता जा रहा। तो इसलिए मेरे मन में था कि यदि बड़े दूध देने वाली गायें तैयार हो जाएंगी नस्ल की, तो दूध होगा, और दूध होगा तो 2 गाय 2 भैंस यदि रहेंगी तो इनके पास से एवरेज दूध 15-20 किलो होगा, जो 1000-1200 रुपये। हाँ, माने जीविकोपार्जन के लिए वो हो जाएगा। खेती है ही है, खेती के अन्य जो उपक्रम हो वो खुलेंगे। थोड़ा सख्ती भी किया तो जो चुनाव जीतने का जो आधार था मेरा, काम तो उसी तरह किया। मुझे लगा कि इसको और अच्छा रिफाइन काम करना चाहिए। तो जब 2008 में जीता और अच्छा, थोड़ा सा पहली बार चुनाव जीता, उसके पहले भी जो चुनाव लड़ा जीता, तो लगा कि मेरा काम करने की तरीका ठीक है, लोगों को पसंद आया, तब तो चुनाव जीता। और वहाँ की गरीबी देखकर मन में पहले भी कभी ऐसा नहीं आया कि मुझे भ्रष्टाचार करना चाहिए, रिश्वत खानी चाहिए। कभी सोच में, कभी कल्पना भी नहीं किया, मेरे कभी सोच में भी नहीं था। जो था उतन में नॉन लिविंग हाई थिंकिंग के उस पर काम करता रहा मैं, व्यवस्था पर। तो अब हो सकता है वही व्यवस्था लोगों को अच्छी ना लगी हो, कुछ सख्ती के कारण, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे मध्याह्न भोजन हो, और अन्य क्षेत्रों में काम किया जहाँ, या अब जैसे वो सिक्योरिटी सरपंच लोग कुआं खुदा रहे थे। भाई आप वहाँ अधिकारी भी थे, आप टेक्निकल काम करते हो, आप देखो कि पानी कुआं खोदने से सिर्फ पैसा बर्बाद होगा कि पानी भी निकलेगा, और उस गहराई तो खुदवाओ, या नहीं तो पैसा। अब वहाँ से 10 फीट के नीचे पत्थर है, तुमको मालूम ऊपर से पत्थर है, अब उस कुआं को पास करने का, इसे पैसा बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। अब उसमें थोड़ा सख्ती किया तो वो सरपंच भी थोड़ा नाराज़ हुए, और उल्टा वहाँ जाके फैलाए कि वो तो विधायक जी ने कुआं बनाना रोक दिया, और ऐसे कई काम। मेरा ये था कि रिजल्ट ओरिएंटेड कोई भी काम करो उसके परिणाम मिलना चाहिए यार, परिणाम मूलक काम। हाँ, परिणाम मूलक काम होना चाहिए, ताकि लोगों का उठाव हो सके, आगे बढ़ सके। अब वो लगा तो वही कारण जो छुटफुट थे उसको कामों का हल्का लेकर के और चुनाव हारने का काम कर, मतलब लोगों का ये कहना है, जो लोगों का फीडबैक आता है कि आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप खरा बोल देते हैं, सच बोल देते हैं, और सच आज की तारीख में कोई सुनना नहीं चाहता है। आज की तारीख में लोग ये चाहते हैं कि माने बड़ा मीठा मीठा और म्याऊं म्याऊं करके आप बोलते रहिए, भले ही गलत हो, मतलब उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हाँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन रामचरितमानस में चौपाई लिखी ना, सचिव वैद्य गुरु तीन है जी, जो बोल ही भयास है, और अगली लाइन क्या है जी, तो यदि ये जनता मेरे लिए भगवान है जी, मैं स्वभावतः बहुत जल्दी किसी मंदिर में नहीं जाता, ना ये पूजा पाठ में मेरा मन लगता कभी जी। पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मंदिर में भगवान है कि नहीं है ये मुझे भरोसा नहीं है, पर ये इंसान के रूप में जो पैदा हुए हैं तो भगवान ही है जी। तो मुझे लगता है इनके लिए कुछ किया जाए जी, और ये बच्चे आगे बढ़ें, यहाँ के लोग आगे बढ़ें, खेती पाती अच्छी हो, व्यवस्था सुधरे, और इसी में मैं लगा रह गया। अब उनको क्या ठगना है, क्या झूठ बोलना है, एक दिन तो खुल ही जाएगा। हाँ, पोल तो खुल ही जाएगा। वो शादी होती है ना, तो शादी में तमाम लड़कियों को कितना मेकअप करते हैं जी, पर जैसी स्थिति जैसा हो तो सुबेरे तो एक दिन बाद 2 दिन बाद तो सामने आ जाएगा, दिखेगा जी। तो इन नकली कामों पर मुझे कभी विश्वास नहीं रहा, कभी पसंद नहीं आया जी। और जो असली काम करके और आगे चल के हो सकता है उसका परिणाम आज ना मिले, लेकिन 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल बाद उसका जब परिणाम आना शुरू हो जाएगा तो उसको लोग अप्रिसिएट करेंगे, उसको मानेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था कि उसका परिणाम कुछ तो आया, नींव तो भर गई, उसके परिणाम दिखने थे तब तक हार गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। जो आज के जो चुनाव का पैटर्न है वो चुनाव का पैटर्न ये हो गया है कि दारू बांटना पड़ता है, पैसे बांटने पड़ते हैं, ठंड है तो कंबल बांटना पड़ेगा, साड़ी बांटनी पड़ेगी, पायल बांटना पड़ेगा। तो लोग ये कहते हैं कि आपने ये सब नहीं किया। मैंने कभी सोचा ही नहीं। जिस व्यक्ति के मन में प्राकृतिक रूप से स्वभावतः
कुछ करके दिखाने की ललक होगी, उनके लिए काम करने की ललक होगी, तो ये टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था करके मैं कि दारू पिलाऊं ये कर दूँ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन जो दूसरे मैंने लोग पैसा कमाया नहीं कभी। अब वो अपनी मंडी अलग लगाते होंगे, अपनी बाजार में अपनी मंडी लगाने के लिए कोई ऐसा फलाने आया तो इतना पैसा देगा, वो आए थे इतना पैसा। अब ये राजनीति कोई, ये तो सेवा का एक अवसर है, सेवा में कहीं कमी रह गई हो, चाहे वो टाइम रहा हो जीतने से पहले का, चाहे जीत समय का, चाहे हारने का। कभी मैंने जीत की कभी खुशी नहीं मनाई और हारने का कभी गम भी नहीं मनाया। 12 महीने काम करने की आदत है, 12 महीने। आज भी मैं जाता हूँ तो यदि 12 बजे घर से निकला तो रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तो जनता के बीच में रहता हूँ। जितने जगह मुझे जाना है, सुख में जाऊँ, दुख में जाऊँ, चौपाल में जाऊँ, सभा में जाऊँ, उतने भी पहुँचने हैं, चाहे 10 जन मिले, चाहे 50 जन, चाहे 500, 200 लोग। लेकिन और 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे घर आता हूँ। अब तो वहीं कह भी देता हूँ भैया अब 2 रोटी मुझे भी बना लेना, बहुत रात हो जाती, खान खा लूँगा। कई बार तो बिना खाए सो जाता हूँ कि 2 बजे रात, 3 बजे रात क्या खाना। और काम करने के यदि बता भी देता हूँ भैया अभी टाइम है, साल भर तो और बचे हैं, अभी बता देना मुझे सुधार क्या करना है जी। भाई अभी 2 टर्म नए लड़के थे, विधायक थे, आपने चुना, उनको लगा होगा आप लोगों के मन में कि भाई इनसे कुछ ज़्यादा मिल जाएगा जी, तो टेस्ट तो ले लिए होंगे। और मैं तो मैसेज, मैं तो खुली किताब हूँ, और ना मैंने कभी जात के लिए कभी मेरे दिमाग में जगह है, न कभी धर्म के लिए मेरे दिमाग में जगह है, और कई बार तो दल के लिए भी मेरे दिमाग में जगह नहीं है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, मैं उसका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और हिंदुस्तान का ये पहला और अंतिम मेरा वाक्य होगा कि वर्तमान विधायक जो है नीलांशु जी और मैं, बहुत सारे साल में 10-5 ऐसे कार्यक्रम होते हैं जब दोनों एक साथ रहते हैं जी। मैं भाषण में कह देता हूँ कि जनता तो यही है, कृपा तो इन्हीं की होनी है। भगवान है मेरे यहाँ, एक तरफ कामता नाथ, एक तरफ गैबी नाथ, बीच में जनता नाथ जी। तो जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, लोकतंत्र में सारा अधिकार उन्हीं के पास है। मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ, इन्हीं के लिए काम करना है। हम दोनों जन एक साथ चलें, एक गाड़ी में चलें, एक दिन आप चलें, आपकी गाड़ी में चलूँ, एक दिन आप मेरी गाड़ी में चलिए, दोनों जन इन्हीं के लिए काम करें। सिंचाई हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, जो भी इनकी सेवा करना है। क्योंकि सदन के अंदर आप हैं तो आप अंदर से अपनी आवाज़ लगाइए, बाहर से मैं हूँ, दोनों जन मिल के एक साथ चलें, एक साथ काम करें। जनता के रस्साकसी में आधा इधर खींचेंगे आप, आधा इधर मैं खींचूंगा, रस्साकसी काम खत्म, दोनों एक साथ मिलकर काम करें, कोई झंडा बैनर नहीं। जब चुनाव आए आप अपने झंडा बैनर चुनाव लड़िए, मैं अपने झंडा बैनर चुनाव लड़ूंगा, और जनता भगवान है, जिसको ऊपर कृपा हुए चुनाव जीत जाएगा, अपने ऊपर कोई भेद नहीं। इतने भर नहीं, अपने जो हमारे साथ में नए लड़के आ रहे हैं, कुछ आए हैं, कुछ और कहीं से भी किसी दल से आए, या और चुनाव राजनीति में काम करता तो महत्वाकांक्षा तो होती है, उनका भी मैंने चुनाव लड़ने का। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भैया गणेश परिक्रमा बंद करो यार, जनता की परिक्रमा के पहले कुछ नहीं होता, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यदि जनता के बीच में हमारी पहुँच नहीं है, और अपना तो ट्राइबल क्षेत्र है जी, 1/4 आबादी अकेले आदिवासियों की है जी, तो वहाँ तो पहुँच नहीं लगाओगे। 150 किलोमीटर से ज़्यादा पूरब से पश्चिम तक ये क्षेत्र है, 65-70 किलोमीटर चित्रकूट से लेकर कोठी तक अपना क्षेत्र है। तो यदि उनके बीच में नहीं जाएंगे, कोई काम करना यार। और अभी भी कहता हूँ कि यदि मुझसे कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और वो ज़्यादा अच्छा परिणाम दे रहा है तो वो चुनाव जीते ना, वो चुनाव लड़े, मैं भी उसके साथ में रहूँगा। पर अन्याय पार्टी से भी उम्मीद करता हूँ कि यदि जनता ने मेरे प्रति अप्रोच किया है, उनकी अदालत में मेरी परीक्षा में मैं पास हुआ हूँ, और फिर वहाँ दूसरे को फिट कर दें, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय होगा मेरे साथ। और यदि किसी और के साथ जनता का रुख है और हाँ, सर्वे करा लिया जाए, अगर जनता करा लिया, एक बार नहीं 10 बार कराइए, अच्छी सच्ची एजेंसियों से कराइए सबसे। और यदि काम करने की मुझसे ज़्यादा तो मैं जितना मेरे पास जो कुछ है उनके लिए काम करूँगा। और यही अपेक्षा करता हूँ कि यदि मेरे प्रति जनता का रुझान है तो मुझे मिलना चाहिए अवसर, आप काम करूँगा। चुनाव जीते फिर चुनाव हारे भी, चुनाव हारने से कुछ आदमी सबक लेता है। ये बीच में जब मैसेज गया कि पैसा बढ़ता है, साड़ी बढ़ती है, कंबल बढ़ता है, तो अगर अगला चुनाव लड़ने का आपको मौका मिला तो क्या आप पैसा, साड़ी, कंबल, पायल ये सब बांटने का काम? कुछ न करूँगा, क्योंकि जितना दूसरा व्यक्ति 59 महीना 15 दिन जी वो गायब रहता है, कोई भी हो। और मैं पूरे 5 साल काम करता हूँ, पूरे 60 महीने। चुनाव में तो करते ही है हर आदमी, उसके पहले भी। तो गाड़ी में डीजल भी तो रोज लगता है। कोई गरीब है, कोई किराया चाहिए, किसी को भाड़ा चाहिए, किसी कथा में जाना है, किसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई और काम है, तो 500, 100, 200, 1000 रुपये रोज देना भी तो पड़ता है।
जी जी। एक दिन चला 10 तो कथा है, नहीं पहुंच पाया, चलो आज सब कथाओं में चलना है, 100-200 रुपये वहाँ भी देना है हर कथा में, शादी ब्याह में देना ही है, गरीब क्षेत्र है, कोई किराया भी नहीं, चलो भाई तुम 500 लेके ले लो, तो आ जाना, तो मैं दवाई कराऊंगा, अस्पताल में चलूँगा, ऐसे तमाम सारे कामों के लिए। तो वो भी तो उसमें महीने में 1.5 लाख रुपये जी और बड़े आराम से खर्च हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति तो जो जिनको अगला चुनाव लड़ना है, जितना वो पायल धोती कंबल बांट के चुनाव लड़ते हैं, तो उतना तो मैं 5 साल में अपनी सेवा में खर्च कर देता हूँ। और कोई ऐसा गैर गुजरा व्यक्ति भी नहीं हूँ, यदि मैं वो समय अपने धंधा पानी या व्यवसाय के लिए काम करता, खेतीहर भी हूँ, बड़ा खेतीहर हूँ, छोटे मोटे व्यवसाय भी हैं, उसमें समय देता तो उतना पैसा वहाँ से आता, वो पैसा भी तो बचता। तो ये सेवा के लिए कभी तौल करके काम नहीं किया। हाँ, जो समाज के निर्धारित मान्य तरीके हैं, जो साधन हैं, उन साधनों के आधार पर सेवा ही यदि माना जाता। और ये अभी एक दुर्घटना हो सकती है कि कोई पायल बांध के, मैं एक उदाहरण दे दूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 का चुनाव लड़े, देश के अंदर प्रधानमंत्री भी बने, एक जिंदल परिवार है, कहीं पंजाब में सुने होंगे आप जी। और वो 4-5 जन अपने परिवार से, वो कोई सांसद 2-3 जन होते हैं, कुछ विधायक होते हैं, और सभी के पास हेलीकॉप्टर हैं, कई हवाई जहाज भी हैं, उससे चलते हैं। फिर वो सब लोग चुनाव हार गए जी। तो जॉन निमर्सन एक बहुत बड़ा उपन्यासकार था, लेखक था, साहित्यकार था, उसने कहा था कि यदि एक छाई ही घोड़े होती तो गरीब भी चढ़ते, यदि पैसा ही सब कुछ होता तो उनको तो चुनाव कभी हारना नहीं चाहिए था। देश की संसद हो सकता मैं एक आध परीक्षा में हार गया हूँ, एक आध परीक्षा में फेल हो गया हूँ, धन दौलत नहीं बांटने के कारण, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं कभी। ईमानदारी मेरी पूंजी है, ईमानदारी, परिश्रम मेरा साथी है, विवेक मेरा गुरु है। इस सिद्धांत को लेकर लोगों के बीच में काम करता हूँ, और जितना हो सकता है 16 घंटे 18 घंटे और कई बार तो 20 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ। 12 महीने की मेरा काम करने की आदत है, काम करता हूँ। अब उसमें हार हो चाहे जीत हो, ये जरूर निवेदन कर लेता हूँ, भैया कोई और सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप बाद में अफवाह मत उड़ाना, कुछ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मंडी मत लगाना, क्योंकि मंडी के लिए है ही नहीं मेरे पास कुछ। मैं हूँ आपके लिए, मेरे ऊपर भरोसा है, तो जो कुछ करूँगा वो करूँगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल में 70 साल अन्य दल जितने थे, XYZ, बहुजन भी एक बार रही, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी, कांग्रेस तो लंबे समय तक रही, सत्ता में रही, वहाँ विधायक रहे, उनके 70 साल के काम, मेरे 5 साल के किए हुए काम का मूल्यांकन कर लें। मूल्यांकन कर लें, जो ज़्यादा हो लोग उसी तरफ चले जाएं। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। यदि विकास से लोगों के सार्वजनिक सेवा में काम करने के यदि आधार है तब। अच्छा, आप इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, इसके बाद भी आपके मझगमा जनपद में, चित्रकूट विधानसभा में अगर भ्रष्टाचार देखा जाए तो ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हुए हो। और अभी बीच की जो घटनाएं हैं, अभी मतलब मेरे पास तो कुछ ऐसे भी प्रमाण आए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत महतू है जहां मुर्दों ने काम किया। अब देखिए, एक तो मैं हारा हुआ आदमी हूँ जी, ज़्यादा दखल नहीं देता, क्योंकि दूध के जरी बिलारी माठा फूंक पे हार गया हूँ। तो थोड़ा जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया कि खरा लोग शक्ति नहीं बर्दाश्त करते, खरा हो जाता है, तो जनता के प्रतिनिधि हो, सरपंच है, उनकी जिम्मेदारी है। सरपंचों को जनता ने चुना, तो भी जनप्रतिनिधि मैं बड़ा आदर करता हूँ जी। और जनपद को भी त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत है। लेकिन ये बात आप आदर करते हैं, लेकिन ये बात आपके विधानसभा में, मान लीजिए बात प्रदेश तक गई, देश तक गई कि आपके विधानसभा क्षेत्र में मुर्दे मजदूरी कर रहे हैं, तो उससे तो कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र की भी बदनामी होती है और आपकी भी। अब बदनामी तो है, पर मेरे हाथ में अधिकार नहीं, क्योंकि जिनके साथ ये घटना हुई, जो इस घटना का विरोध करना चाहते हैं, मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन, मेरी सरकार है, इसके बाद भी मैं उनके लिए लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी 15-25 साल के बीच में ये संघर्ष की जो पद्धति बदल गई है, संघर्ष बिल्कुल जीरो हो गया, शून्य हो गया है, तो जो तैयार तो मैं अकेले करके क्या करूँगा। अभी आपको बता ही रहा था कि 6-8 पंचायतें हैं जहाँ 4-4, 5-5 करोड़ के घोटाले हो गए हैं। जब मैं दौड़े में जाता हूँ, लोग शिकायत करते हैं, तो 2-4 बार कहा सीओ जिला पंचायत से, एक बार थोड़ा हार्ट अटैक होगी इसी में, साहब विधायक जीते तो पैसा निकलते ही नहीं है। तो मैंने कहा आप देख लीजिए ना, आपके उसमें फीड होगा, पंचायत में भी, जनपद में भी, आप यहाँ से किस काम के लिए किस पंचायत में कितना पैसा निकला, तो सब ऑनलाइन है, निकल आके देख लीजिए। मेरी बात झूठी है, मुझे जो शिकायत मिली, आपको 3-3, 4-4 बार सब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिए गए, आप उनको देख लीजिए ना। यदि असत्य है तो मैं थोड़ी ना कहूँगा कि आप जबरन किसी को सजा दें जी, और यदि सही है तो आप कार्रवाई करें।
जी। लेकिन अब मैं किसको क्या कहूँ। अच्छा, यही कारण है जी। यही कारण है कि मैं आज भी चाहता हूँ कि लोगों को कुछ देना है तो उसके लिए तो उसके हक के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब समाज खड़ा होगा लोकतंत्र में ना, तभी मेरा कुछ हो क्या कर पाएगा। सकता है। अच्छा, चित्रकूट राम की कर्मस्थली है। भाजपा की राजनीति भी राम से ही शुरू होती है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जिस स्तर पर चित्रकूट में समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिलता। क्या वहां की जनता को राम से लगाव नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं वो सही तरीके से न भाजपा को रख पा रहे हैं न राम के चरित्र को रख पा रहे हैं? अब वहाँ के लिए तो मैं इतने कहूँगा जी कि राजनीति में राम एक मार्गदर्शक हैं जी। राम एक चरित्र प्रधान हैं जी। राम हमारे हिंदू आराध्य है। हाँ, आराध्य हैं, उनको ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते जी। पर जो राम के आधार पर राजनीति में घुसेड़ करके और उनके ऊपर तरना चाहते हैं राजनीति में, ये तो गलत होगा ना। आप अपना परिश्रम दिखाओ ना, अपना पराक्रम दिखाओ ना, अपना लोगों के प्रति अपनी सेवा भावना समर्पित करो ना। सब जगह राम में थोड़ी ना है जी। और यदि राम के नाम पर केवल यदि उनको ब्लैकमेल किया जाएगा जी तो उचित नहीं है। हाँ, तो उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि वहाँ तो गरीबी बहुत है, भुखमरी बहुत है। कई बार लोग 1 रुपये किलो अनाज का विरोध कर देते हैं। मैं कहता हूँ यदि 1 रुपये किलो ये अनाज ना मिलता, मुझे लगता है कि चित्रकूट की आधी आबादी भूखे मर जाए। जब मैं कभी कोई बड़े नेता आना हुआ चित्रकूट ट्रेन से करबी में उतरना हुआ तो वहाँ कौशल्या संपर्क ग्राम में बड़े सवेरे जाना पड़ता है अंधेरे में। तो जब मछगाँव पहुँचते पहुँचते सवेरा होता है, ठंडी के टाइम, ककड़ाती ठंडी में छोटी छोटी 10-10 साल की बच्चियाँ और 80-80, 90-90 साल की महिलाएं, बूढ़ी, जिनको जो खुद दूसरे के लिए सहारा चाहते हैं दूसरे से, वो लकड़ी के गट्ठा लिए बेचारी वहाँ सैकड़ों जन की लाइन लगी है, वहाँ कतार लगी है बेचने के लिए। अब एक लकड़ी 2 दिन में कितनी 200 रुपये बिकती होगी। एक दिन जंगल में काटने गई, फिर गट्ठा बनाई, फिर एक दिन बेचने गई। बड़े सवेरे से 8 घंटे तो बेचने लग जाता। आजकल जंगल 8 घंटे जंगल में तो 16 घंटे में 200 रुपये मिले। तब यदि ज़्यादा उनके पास इससे आमदनी का और कोई आय का स्रोत होता तो क्यों लकड़ी लेके बेची जाती? वो तो गरीबी है और गरीबी के कारण उनके जो भी कुछ अपराध मान लीजिए या उनके कारण भूलें या उनकी नासमझी जो भी हो जाती है, मेरे द्वारा सब क्षम रहती है। मैं उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखता कि हमको वोट नहीं दिया, कि हमको यहाँ समर्थन नहीं मिला तो इसलिए ये ठीक नहीं। एक भाव से कोई ऐसा घर नहीं होता जहाँ मैं न जाता हूँ। आपने अभी कहा कि चित्रकूट में गरीबी है, देश में भी आपकी सरकार है और करीब 20 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है। आखिरकार अगर ये गरीबी है तो गरीबी दूर करने का आपकी सरकार ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? वैसे भी चित्रकूट एक धार्मिक स्थल है, अगर इसको धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में सरकारें परिवर्तित करें, माने आज अगर देखा जाए तो चित्रकूट की सीमा यूपी से लगती है, देश में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। अगर ईमानदारी से इन सारी सरकारों ने चित्रकूट के विकास को अपना मुख्य एजेंडे में शामिल किया होता तो शायद आज भी माने आज चित्रकूट एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उभर के सामने आता। देखिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है जी। सरकार तो एक जगह केंद्रित रह करके जी और उनके जो प्रतिनिधि खासकर विधायक होते हैं जी, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या चाहते हैं। अभी आपसे मैंने बताया कि शिक्षा और पानी जी, तो जब जब मैंने प्रयास किया, चाहे मंत्री रहे हों चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, कभी मना नहीं किया। बाणसागर की नहर एक भागीरथ प्रयास था और चित्रकूट क्षेत्र में कहीं नामो निशान नहीं था। 80,000 हेक्टेयर जमीन सींचने के लिए बाणसागर का पानी ले गया। मैं हट गया तो कोई न कोई तो विधायक हुआ, उन्हें ध्यान नहीं दिया। 22 क्यूमेक्स पानी काट के और 12 क्यूमेक्स कर दिया गया। 12 क्यूमेक्स पानी भी नहर से लाना था, फिर उसके विधायक जी की शिथिलता के कारण वो उसमें माइक्रो सिंचाई परियोजना में डाल दिया गया। फिर कोई दूसरा सेक्रेटरी आ गए तो वो फिर उसमें फ्लो इरीगेशन में कर दिए। इस बीच में जो नहर का अपग्रेड होना था वो पूरी सीमेंटेड हो गई। अब ना सीमेंट वाली नहर खोद के नहर बनाई जा सकती क्योंकि ज़्यादा पानी आने नहीं उसमें। सतना के लिए पानी चाहिए 15 क्यूमेक्स और हमारा कुछ काट दिया गया मेरे हटने के बाद, मंजूर पानी 10 क्यूमेक्स 12 दिया, तो 12-15 तो 27 हो जाते हैं। नहर में 10 क्यूमेक्स पानी की क्षमता ही है, तो शेष पानी तो अपने आप कट गया। तो हमको पानी कैसे मिलेगा? विधायक ने कभी चिंता नहीं किया, विधायक कभी विधानसभा के अंदर कहीं बोले नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक विधायक चला गया तो उसको आगे की काम दूसरा विधायक नहीं करेगा। फिर जो माइक्रो सिंचाई में हो गया, आपने उसकी भी चर्चा नहीं की
परिणाम से स्वरूप ये हुआ, आज पता नहीं कि पानी हमारे यहाँ आने के लिए बचा कि नहीं बचा। स्थानीय स्तर पर कभी जाना हुआ होगा बाण सागर के अलावा, फिर लौट के वो उसको 20,000 हेक्टेयर सिंचाई आ गई। आज कितनी बची है कोई कुछ पता नहीं। ठेकेदार उसमें टर्न की पद्धति में काम था, तो ठेकेदार मुझे लगता है 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल के आ गया, और ये ठेका और काम तो अपने टाइम में चालू करवा दिया था मैंने, मेरे का बात बंद हो गया। अब काम नहीं हुआ, 10 करोड़ का पैसा निकाला गया, सैकड़ों करोड़, कोई देखने वाला नहीं है। तो जिम्मेदारी मूलतः तो विधायक की होती है ना, उसमें सिंचाई मंत्री क्या दोष है और मुख्यमंत्री जी क्या दोष है, सरकार का क्या दोष। चौकीदार तो मूलतः हम हैं, हमसे लोग जुड़े हैं, हमको लोग जानते हैं। आपने जनता से कभी पूछा, तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा जो गरीबी से उठाने का मूल कारण पानी था। आपने देखा होगा पिंडरा बांध, आज वो 3-4 किलोमीटर चौड़ाई में 7-8 किलोमीटर लंबा भरा है। पटना बांध कब से सब पड़े थे अधूरे, जंगल के कानून के अड़ंग कारण कितना इसमें दिक्कत आती है जंगली क्षेत्र में काम करने में, तो सबको मालूम है। रामानंद सिंह हमारे वन मंत्री खुद थे, 79 में वन प्रतिबंध अधिनियम लागू हुआ 79-80 में, तब से सारे बांध पड़े थे उतान, तो बांध बने। इसी तरह 2 दर्जन और बांध इतने बड़े बड़े, कुछ मंजूर हो गए, कुछ मंजूरी की प्रक्रिया में पड़े हैं। बकोट बांध मंजूर पड़ा हुआ, आज 7-8 साल 8-9 साल हो गए। वहाँ खोई पंचायत में वो भी 35-40 करोड़ का है। फिर 5 करोड़ का था एक झगड़ा बांध झहरी पंचायत, वो भी पड़ा हुआ है। टेंडर कर के काम करवाना है। आप समझिए, मैं राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, सारे अधिकारियों को, जुलानिया जी से लेकर मनीष सिंह जी रीवा में थे, सब लोगों ने धौरी सागर बांध के लिए 2010 से मैं प्रयासरत था। जब वहाँ जाता था, अबे भैया कहें कि सुरेंद्र भैया पानी नहीं आएगा, आप मिलो ना यार मुख्यमंत्री, भैया मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है। अब मैं हारा हुआ आदमी हूँ, क्या हारे हुए आदमी यार, काम तो आपको करना है, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोलते, मिलिए। ठीक है, मिलता था। साधु संतों के यहाँ भैया चित्रकूट छोड़ के निकल जाएँ, अब रहेंगे चित्र, मंदाकिनी धार टूट गई, पहचाने खत्म हो जाएगी। ये सब बातें दिमाग में मेरे गढ़ती थी और लगे, लेकिन अब मेरे हाथ में था नहीं। पद में रहते जो बात एक बार में सुनी जाती है, वो बिना पद के 10 बार नहीं सुनी जाती। कई बार अपमान भी लगता है जब आदमी बेइज्जत होता है, काम को टरकाया जाता है अधिकारियों द्वारा। जानता तो सब हूँ मैं, पर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं आप लगे रहिए, मैं करूँगा। और जब उसमें 20 तरह की जंगल की ज़मीनें निपटारा हुआ, जंगल के जहाँ नहीं हुआ वहाँ पैसा देना पड़ा उतना, फिर वनीकरण के लिए उतना दुगना पैसा देना पड़ा, किसानों को पैसा देना पड़ा। उसी ज़मीन की जो गाइडलाइन है सिंचाई की, उसका रेट दुगना हो गया। अब वो पानी जाएगा तो उस रेट में फिर बिजली से पानी जाना है। तो ऐसे में फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंदर किया जाए धौरी सागर को, तो इसमें पानी सिंचाई एरिया बढ़ जाएगा, लागत कम हो जाएगी। वही किया, अंतिम में उसमें सफलता मिली। ये वर्षों लग गए, 10-11 साल लगते उसमें वित्तीय स्वीकृत, प्रसाद सिंह स्वीकृत, साधिकार समिति स्वीकृत, ड्राइंग एंड डिजाइन का वो होता है, उसका जो पास होता है वहाँ से बोधी बोलते हैं उसको, ब्यूरो ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन, यहाँ सब जगह पास करवाते। लास्ट में फिर प्रसाद सिंह स्वीकृत मिली, उसमें उसका वन का जो वन विभाग का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है वो है। इनके लिए ज़मीन कहाँ मिली, किसको कितना पैसा देना है, ये सब करने के बाद 10-11 साल लगे, तब वो सिंचाई। अब उसमें 42 गांव सिंचित हो रहे हैं, तो यदि वो सब गांव सिंचित हो जाएंगे माइक्रो सिंचाई परियोजना से, तो 42 गांव को पेट भर खाने मिलने लगेगा ना। और जो बम्बई और कहाँ भाग जाते हैं, अभी 10 कुंटल होता है, फिर 100 कुंटल होगा, तो 90 कुंटल तो बेचेगा ना बाजार में, तो उससे आर्थिक जीवन स्तर उसका उठेगा। उसमें हर तरह के लोग हैं, हरिजन भी, आदिवासी है, सामान्य है, पिछड़े हैं, सब लोग हैं। हाँ, पानी तो किसी एक जाति विशेष का होगा, पानी तो सारे लोगों के लिए होगा। ऐसा मेरा प्रयास पूरे क्षेत्र के लिए। अब यदि कभी अवसर मिलना चाहिए, यही उम्मीद है, और यदि अवसर मिलेगा तो पहला और अंतिम प्रयास होगा कि पानी जैसे जो भी जितना भी पानी मैं रोक सकता हूँ चित्रकूट की धरती पर, चाहे वो बड़े बांध बनाकर, चाहे मध्यम बांध बनाकर, चाहे नहर बनाकर, चाहे लिफ्ट करके, तालाब और छोटे बड़े जलाशय बना करके, तालाब बना करके, पुराने तालाब को और गहरी करना। अपने टाइम में भी 70-75 तालाब मैंने बनवाए इन बांधों के अलावा भी। 2 बांध वहाँ, एक गोपालपुर और एक बनसांकर में निर्माणाधीन बांध पड़े हुए हैं, मंजूर बांधों कुछ दिन काम चला पड़े हुए हैं। तो जब जनप्रतिनिधि इतना शिथिल हो जाएगा, जनता के प्रति कोई मोह लगे, तब आदमी विजन स्पष्ट होता है। और जब विजन ही नहीं स्पष्ट है तो जनता ने चुन दिया, ठीक भैया उतना टाइम मिला है तो आप चाहे जो कर लो, काम तो करना उतने में, आप चाहे परिणाममूलक काम करके जनता को दे दो, चाहे घर बैठे से सुख दे दो। और यही मुझे लगता है, जो व्यक्ति जिस माध्यम से ऊंचाई प्राप्त करता है वही उसके जीवन का आधार हो जाता है।
चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो। अब जैसे कई बार वो होता है, मैं गलत उदाहरण नहीं दूंगा, पर कोई गलत रास्ते से यदि उसको सफलता अर्जित हो गई, कोई ना पढ़ने वाला बच्चा यदि 2-4 क्लास नकल करके पास हुआ, तो वो चाहे कितना भी प्रतिभाशाली वो नकल ही करने का उपाय सोचेगा। हाँ, उसका हौसला बढ़ जाएगा। हाँ, उससे हौसला कि उसमें थोड़ा सफलता मिल गई। तो जो व्यक्ति ये शराब बांट करके और नशा पत्ती कुछ और बांट करके, कपड़े पायल और आपने जो जो बताया, इनको बांट करके यदि उसको सफलता मिल गई, तो उसको लगता है कि हम तो यार ये दुनिया भर विधायक जी घूम, गढ़वाल जी घूम तो रहे हैं, क्या मिलता है उनको, बार बार चुनाव हार जाते हैं। कभी दिग्विजय सिंह जी ने भी यही कहा था कि चुनाव कोई नीतियां और विचार और ये सबसे नहीं जीता जाता, चुनाव तो प्रबंधन से जीता जाता है। अब फिर 2 चुनाव के बाद ऐसा हारे कि उनका प्रबंधन ही गायब हो गया जी। तो ये तो प्रबंधन है ना। मैं खड़ा हो जाऊं और जो वर्तमान विधायक हैं उस गांव में वो खड़े हो जाएं, बता दें लोग। आज हमारे मंत्री जी आ गए थे, यहाँ एक बैठक भी थी, तो उस कारण नहीं जा पाए ना। रोज महीने में 20 से 25 दिन, 12 महीने का मैं ऐसा दौड़ करने की मेरी आदत में है, वो जाऊँगा। अच्छा, चित्रकूट के माथे पे कुपोषण का भी कलंक लगा हुआ है, और जब वो कुपोषण का कलंक सामने आता है, साल में 1-2 बार सामने आ जाता है, छोटे अधिकारी निपटा दिए जाते हैं, और जो बड़े मगरमच्छ होते हैं ये एक प्रथा बनी हुई, बचा लिए जाते हैं। एक प्रथा बनी हुई लंबे समय से, मैं यही सुन रहा हूँ जी। लेकिन इस पूरे मामले में लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये छोटे कर्मचारी नहीं, ये बड़े मगरमच्छ निपटाए जाने चाहिए। और ये इन सारी चीज़ों में देखिए क्या होता है कि वो किसी ने, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर जैसे जिले में एक स्पष्ट वक्ता के रूप में, स्पष्ट विचारधारा रखने के रूप में, तो क्या होता है, जो आपने कहा ना कि एक चुनावी प्रबंधन, और एक होता है कि बेबाक तरीके से अपनी बात रखना, बेबाक तरीके से अपनी बातों को किसी के भी सामने, इनके बीच में रोज बैठना है। हाँ, तो कम से कम अगर ये भी कई बार ऐसा होता है कि जनता के बीच में ये भी एक गलत मैसेज जाता है कि बड़े अधिकारी जो हैं वो अपने मैनेजमेंट से अपने अपराध को छुपा ले जाते हैं, और जो एक छोटा कर्मचारी होता है जिसका वाकई में कोई अपराध नहीं होता, उसके ऊपर गाज गिरा दी जाती है। अभी कुपोषण का कलंक कुछ दिन पहले ही उठा, उसमें 2-3 छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया गया, और जो बड़े कर्मचारी थे, क्या है, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चूंकि आप भले आज विधायक नहीं हैं, लेकिन सरकार आपकी है, और ये बात कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के उस जगह तक, उस मुकाम तक पहुंचनी चाहिए कि कुपोषण के कलंक में ये 3 या जो छोटे अधिकारी हैं नहीं, इसमें बड़े अधिकारी। दरअसल इस पूरे देश में जो सबसे बड़ी कमी है कि लोगों के ऊपर जिम्मेदारी तय नहीं होती, और जब जिम्मेदारी तय नहीं होती तो आदमी लापरवाह हो जाता है। इन 2 चीज़ों पर मैंने कई बार ध्यान अपना भी आकर किया, केंद्रित किया, लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी अकाउंटेबिलिटी जी। और मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें लोकतंत्र की सामूहिक जिम्मेदारी है जी। और सामूहिक जिम्मेदारी में वो हो जाता है ना, गाँव कहावत है कि साझे के बाप, हाँ, लामे के बिना पढ़ा रह जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है। इस कारण से एक दूसरे पर, क्योंकि बड़े अधिकारी तो सेटल्ड हैं, और सेटल्ड हैं तो जिसके ऊपर घटना घटी उसको ये बहाल करके महीने 2 महीने में जांच लीपापोती करके बहाल करवा देंगे। उसके हाथ में छोटा कर्मचारी, उसके हाथ में बेचारे का है भी क्या जी। बहाव तो गंगा तो हिमालय से बढ़ती ना, गंगा का बहाव इसलिए तेज है कि उसको ठहरने के कहीं जगह नहीं मिलती जी। हरिद्वार में जाइए हरकीपूर्ण, तो सांकर ना लगे तो बह जाइए आप जी। तो ऊपर 5000 फीट से ऊपर से बहती है, तो वो समुद्र तक उसकी बहाव बढ़ता चला जाता है। तो ये घटनाएं ऊपर से बह के, और जिले में यदि सख्त कार्रवाई की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाएं। मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ अधिकारी ईमानदारी से बिल्कुल अपने को 24 कैरेट मान के काम करना शुरू कर दें जी, तो इतनी दहशत फैल जाती है कि किसी की हिम्मत पड़ती नहीं है कि वो फिर 5-10%, 15% बेईमानी भ्रष्टाचार न कहिए, वो भी इस हिसाब से रहेगा कि कितनी दूर। मैं अपने बताता हूँ, मैं कोई शंकराचार्य हूँ, कोई हरिचंद हूँ, पर जब कहीं घटना होती थी कि फोन आते थे, विधायक यदि पैसा मांगे थे, तो वो बाबू या कोई अन्य जो अधिकारी कर्मचारी होते थे उस स्तर पर, वो उसका लपट के पकड़ के पहले मोबाइल छीन लेते थे, और हो सकता है वो 10 जो 100, 200, 500, 200, 400, 50 रुपये देने में उसका काम हो जाता रहा हो, पर दोबारा कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि अच्छा कह दो विधायक जी से कि ऐसा करना। अभी 4 दिन पहले
अन्य सांसद भी उपलब्ध थे वहाँ, और उन्हीं के नेतृत्व में कारीगोही में विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन था। जी। मैं तो हूँ नहीं कुछ, पर यदि जनता ने अवसर दिया तो सांसद जी से निवेदन किया, यदि आप कर सकते हैं तो करने की ज़रूरत तो अब है। अधिकारी और कर्मचारी इतना बेलगाम हो रहा है। जी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा विश्वमान्य है, सर्वमान्य है। जी। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा, उससे बड़ी परिभाषा अभी तक नहीं बनी है। मुझे लगता है कि कहीं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा कि उसको लिख करके हर अधिकारी, हर कर्मचारी के टेबल के सिर के ऊपर, जैसे यहाँ कोई बैठा तो यहाँ सिर के ऊपर उसको टांग देना चाहिए। इससे कोई अलग है, कुछ बात है तो बताएं ना। वो कैसे कोई कह देता है कि नहीं हमारा काम नहीं है, हम नौकरी नहीं करते। क्या करते भैया, नौकरी नहीं करते तो तुम्हारा फिर काम क्या है? जनसेवा काम नहीं है। हम कह दें कि हमारा काम तो के काम भैया, सार्वजनिक जीवन में काम तो आप कर रहे हैं, तो आप उठाना पड़ेगा मुद्दा। हाँ, उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तो यदि अवसर मिला तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रखे हूँ। और विधायक अपने विधानसभा के चीफ मिनिस्टर होता है जी, और उस हैसियत से काम करे, अपने अधिकारों को समझे, अपने अधिकारों को पढ़े, किताबें पढ़े, पुस्तक पढ़े, लोगों, वरिष्ठ लोगों से बैठे, जो सीनियर नेता 4-4, 6-6 बार के विधायक, सांसद, मंत्री रह चुके ढंग से, तो उनके पास बैठे। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये कहीं ना कहीं तो खोट है। इसलिए वो चचाई जैसे घोड़ा कूदते हैं कि हम कूद जाएंगे। एक अच्छा घोड़सवार मिल जाए, फिर घोड़े नहीं कूदेगा चचाई में, किसी फाल में खड़ा हो जाएगा वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें कमी है। अब कैसी कमी है ये तो जो है उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, जहाँ तक अभी आपने कहा कि आपको नहीं, तो मैं यदि कुछ ऐसा करूँ तो करने की स्थिति में नहीं हूँ। दूसरा, करने की स्थिति में हूँ तो गरीब क्षेत्र तो है ही है, उनके कहने में ज़्यादा आ जाएंगे, थोड़ा सा कुछ पा लेने पर वो सब मिलकर, मैं तो उनको हो सकता है ना निपटा पाऊँ, पर मुझे पहले निपटा देंगे वो। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, आप लड़ो, खूब संघर्ष करो और संघर्ष में अगुवाई भी करो, पर अपने को बचा कर। 2023 में भारतीय माने मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है और चित्रकूट में विधानसभा टिकट को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी चित्रकूट विधानसभा में आपसे मजबूत उम्मीदवार दूसरा कोई नहीं है। क्या लगता है कि यदि आप माने कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को उम्मीदवार मान के चल रहे होंगे, तो भविष्य के हिसाब से क्या तैयारियां चल रही हैं माने चुनाव को लेकर? अब मैं तो कुछ कह नहीं सकता। मेरे हाथ में परिश्रम है, जैसा कि आपने बताया कि ईमानदारी मेरी पूंजी है, परिश्रम मेरा साथी है, विवेक मेरा गुरु है। अब कितना अच्छा लिखा है कापी में, ये तो कापी जांचने वाला न जानेगा जी। नहीं, हम तो यदि हम ही जांच लेते तो हम तो बहुत अच्छा लिखने का प्रयास भी करता आदमी। हम भी कोई कोर कसर तो छोड़ेंगे नहीं जी। पर आप लोग पत्रकार हैं, 50 तरह से आपको जानकारी रहती चारों तरफ से, तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। और वहाँ की जनता जनार्दन, जनता भगवान है, तो हमेशा जनता भगवान ही मानता हूँ, उन्हीं की सेवा में है, तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। और रिया की जो पार्टी सर्वे कराती है या और जो सर्वे आंकलन करती है, यदि मैं उनके लायक हूँ, मेरे मन में जो उनके प्रति कुछ करने की, क्षेत्र के विकास के प्रति मेरे मन में जो बेचैनी है, जो तड़फन है, जो दीवानगी है, यदि उसके साथ में हो जाएंगे तो मुझे वो चाहेंगे कि नहीं, हमको पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, फालतू बिल नहीं चाहिए, पुलिस हमको किसी तरह सताए ना बिना अन्याय के, बिना किसी घटना के, दुकान मान के, और सड़क अच्छी चाहिए, गुणवत्ता की सड़कें चाहिए। सब कुछ यदि अच्छा काम होना है, लोगों के मन में है। अब मुझे लगता है कि लोगों के मन में हो, क्योंकि एक बार जो कभी जीत का कारण बनता है वही हार का कारण बनता है, और जो हार का कारण बनता है अगली बार वही जीत का कारण बनता है। क्योंकि तो मैं तो वैसे ही हूँ जैसे पहले था, आज भी हूँ, आज भी उन्हीं उसी गाइडलाइन पर काम कर रहा हूँ। और लोगों को यदि लगेगा कि नहीं हमारे लिए काम कर रहे हैं, हो सकता हमको उतना विश्वास हम नहीं दे पाए हों अपने काम के माध्यम से, उनको भी लगता हो कि पैसा नहीं देती है, ये नहीं देते, तो उनको लगता कि नहीं भाई ये 12 महीने हमारे लिए काम करते हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी कुछ पाने की इच्छा से। तो यदि हमको अपना ऐसा प्रति चुनना है तो हम इनको चुनें तो चुनेंगे। और यदि उनके मन में कुछ ऐसा होगा कि नहीं, फिर हम जैसा अभी आपने बताया कि पायल चाहिए, फिर धोती चाहिए, फिर और कपड़े चाहिए, फिर नगद चाहिए, फिर नशा पत्ती चाहिए, वो तो मेरे खून में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। सेवा के नाते जो भी कर सकता हूँ
और उस क्षेत्र के विकास के लिए मेरा मन है कि चित्रकूट के एक एक बूंद पानी चित्रकूट की धरती में रोक सकूं और उसको जनता के और किसानों के खेत तक पहुंचा सकूं, रोजगार दे सकूं, खेती को रोजगार बनाएं। अभी आपने पर्यटन की बात की, अभी दौरी सागर बांध में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, शायद पढ़ा भी होगा आपने जी, पर्यटन मंत्री से मिला और पर्यटन अध्यक्ष जी से मिला, गौटिया जी से मिला, उषा ठाकुर जी से मिला, मुख्यमंत्री से मिला कि दौरी सागर बांध 244 करोड़ का, 250 करोड़ का। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, आपने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया, वो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता था, आपने किया, उसके लिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि वृंदावन गार्डन मैसूर की तर्ज पर यहाँ भी पर्यटन स्थल टूरिज्म विकसित हो, लोगों को रोजगार मिलेगा, आना जाना बढ़ेगा। दक्षिण भारत का अधिकांश आदमी चित्रकूट इसी मार्ग से आता है। चित्रकूट में कुछ तीज त्योहारों को छोड़कर बड़ा मेला लगता है, लेकिन 4-6 हज़ार आदमी तो 12 महीने चित्रकूट में रहता है, तो ये भी बनेगा, मिलेगा। दूसरा ये गुरुकुल, जहाँ 166 लोग एक दिन अंग्रेजों का गोली का शिकार हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी इसको लिखकर पूरा दीजिए, अभी चिट्ठी बनी है, भोपाल में जाऊँ तो दूंगा मैं, तो वो उससे टूरिज्म डेवलप होगा। दूसरा जो 166 लोग मारे गए उसका इतिहास भी मैंने कुछ उसमें दर्ज किया, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए। तो गुरुकुल तो नाम था वहाँ, बाकी तो ट्रेनिंग दी जाती थी अंग्रेजों के बेईमानी के विरुद्ध लड़ने के लिए, शासन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। और वो बरौधा राज्य आय के स्रोत नहीं थे वहाँ, आय रहित था, अंग्रेजों का दिमाग कम था यहाँ, तो रेलवे लाइन वहीं से थी, मझगामा में उतर जाते तो वहाँ चले जाते थे गुरुकुल में। गुरुकुल एक्चुअली बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, पढ़ने का एक बहाना था, बाकी तो रात में वहाँ कैसे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह कैसे तैयार किए जाएंगे, इसकी ट्रेनिंग होती थी वहाँ। और बड़े बड़े जानकारी जो मिली है, सुनी हुई है कि बड़े बड़े नेता यहाँ देश के जाने माने नेता जो ट्रेनिंग देते थे, और बाहर के लोग ही मारे गए, जो चित्रकूट वहाँ बरौधा और उसके आसपास के जो पिंडरा और उसके आसपास के लोग भी कुछ इसमें प्रभावित हुए। हाँ, मारे गए उसमें एक ही दिन में, पूरा 3-3 बार पूरा गांव जला दिया गया, उजाड़ दिए गए सब। तो वो जो गुरुकुल जो 166 लोग मारे गए, उनकी स्मृति भी बनी रहे लोगों के, उस जो पर्यटन करने लोग आएंगे धार्मिक रूप से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी, तो उनके बारे में सोच सके कि पिंडरा ऐसा गाँव नहीं है, यहाँ बलिदानी लोग हैं। मुझे लगता है उस समय के आधार पर आज़ादी आंदोलन 1857 में विंध्य प्रदेश में, आज का विंध्य प्रदेश, इससे बड़ा कोई गोलीकांड नहीं हुआ था जी। तो उनकी भी एक, वो भी एक संस्मरण रहेगा और वो चिरजीवी रहेगा यदि वो पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो जाएगा। वहीं से 8 किलोमीटर आगे कूड़ी घाट पड़ता है, वहाँ प्रपात है करीब 100-150 फीट नीचे का, वो भी विकसित किया जा सकता है जी, वृंदावन गार्डन मैसूर की तर्ज पर। अब यदि 100 फीट बांध ऊपर बनेगा ऊंचाई का, तो नीचे का जो प्रसर होगा पानी का, उस लेवल तक फव्वारे भी तो जा सकते हैं बिना बिजली के। तो यदि ऐसा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है, मैं अब जाऊंगा किस दिन, फिर से मिलूंगा उनसे, तो पर्यटन के लिए मेरे दिमाग में है वो विकसित हो। चित्रकूट क्षेत्र में मानवीय विकास के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और खास रूप से शैक्षणिक विकास कैसे हो, उसके लिए मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूँ, बिल्कुल संकल्प लिए हुए हूँ। उसमें जो जो भी हो सकता है मैं करने के लिए पूरा मेरा प्रयास है। आगे जनता जनार्दन है और जनता ही सबसे बड़ी भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद गहरवार जी, आप हमारे बीच आए और हमारे इससे चर्चा की। निश्चित तौर पे आपकी चर्चा से हमारे दर्शकों और क्षेत्र की जनता में हमारी और आपके बीच की बातचीत वहाँ तक पहुँचेगी, और आप चित्रकूट के विकास के प्रति कितने गंभीर हैं, इस चर्चा के माध्यम से जनता को ये पता चल सकेगा कि आप वाकई में चित्रकूट को क्या बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इंटरव्यू दिया, अवसर दिया।